we were studying about metabolism of carbohydrates and metabolism of carbohydrates में हमने citric acid cycle cover कर लिया है। अब उसके बाद हमने, अगर आप रिकॉल करोगे तो हमने तो पढ़ा था कि जब कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म होती है तो कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म के अंदर या तो हमारे पास ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोलिसिस पाथवे एंटर कर जाता है और उसके अंदर हमारे पास ऑक्सीडेशन हो जाती है ग्लूकोज की, राइट। और या फिर हमारे पास एक और दूसरा मेथड होता है जिसकी हेल्प से हमारे पास ग्लूकोज की जो मेटाबॉलिज्म है वो हो पाती है। और ये जो हमारे पास अल्टरनेटिव मेथड होता है, इट इज कॉल्ड एज हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे या फिर HMP शंट। अब मेन जो मेथड है हमारे पास ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन का, दैट इज ग्लाइकोलिसिस, लेकिन हमारे पास जो HMP शंट है ये हमारे पास एक अल्टरनेटिव मेथड होता है। अब HMP शंट को हम पेंटोस फॉस्फेट पाथवे भी बोलते हैं या फिर वॉरबर्ग डिकिंस लिपमैन पाथवे भी बोलते हैं। HMP शंट हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे, या फिर हम इसको बोल सकते हैं पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, या फिर हम इसको बोल सकते हैं वॉरबर्ग डिकिंस लिपमैन पाथवे। ओके, सो अब अगर हम HMP शंट की बात करें तो हमारे पास HMP शंट की क्या सिग्निफिकेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिनके अंदर हमारे पास ग्लाइकोलिसिस नहीं होती या फिर कम होती है, जो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होती हैं उनके अंदर हमारे पास HMP शंट के थ्रू मेटाबॉलिज्म होती है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स की। सो व्हाट आर दीज स्पेशलाइज्ड टिश्यूज? स्पेशलाइज्ड टिश्यूज फॉर लाइक लिवर, हमारे पास एरिथ्रोसाइट्स, टेस्टिस के अंदर, ओवरीज के अंदर, लेंस के अंदर, कॉर्निया के अंदर हमारे पास क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ HMP शंट हमारे पास मेटाबॉलिज्म होता है हमारे ग्लूकोज का। अब ये जो हमारे पास HMP शंट या फिर HMP साइकिल है, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स पाथवे है, मल्टी साइक्लिक प्रोसेस है। हमारे पास इसी जैसे हमारे पास सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर हो रहा था कि ऑक्सालोएसीटेट हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ रिएक्ट करता है और लास्ट में हमारे पास ऑक्सालोएसीटेट की फॉर्मेशन हो जाती है, राइट। कुछ वैसे ही हमारे पास मल्टी साइक्लिक प्रोसेस है। हमारे पास जो ये साइकिल है ये इंटरकनेक्टेड होती है। अब उसके अलावा हमारे पास जो HMP शंट है इसके अंदर हमारे पास CO2 प्रोड्यूस होती है जो कि हमारे पास ग्लाइकोलिसिस के अंदर प्रोड्यूस नहीं होती थी। अब उसके अलावा हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल है ये ज़्यादा एफिशिएंट है क्योंकि इसके इस स्टेप के अंदर हमारे पास, इस HMP शंट के अंदर हमारे पास 30 ATPs ऑफ मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं और फ्रॉम ईच ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड, जो कि हमारे पास अगर ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो हमारे पास उसके अंदर सिर्फ 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP रिलीज हो रहे थे। तो एनर्जेटिक्स यहीं पे क्लियर है। इस साइकिल के अंदर हमारे पास टोटल 30 ATPs की जनरेशन होती है। अब उसके बाद हमारे पास ये इंपॉर्टेंट स्टेप है सिंथेसिस के लिए, जो हमारे पास पेंटोस शुगर्स होती हैं उनकी जो सिंथेसिस होती है बॉडी के अंदर, उसके लिए हमारे पास HMP शंट है या फिर पेंटोस फॉस्फेट पाथवे है। इट इज इम्पॉर्टेंट या फिर इम्पॉर्टेंस रखता है। अभी अगर हम स्टार्ट करें HMP शंट के अंदर, तो HMP शंट के अंदर हमारे पास क्या होता है, HMP शंट भी हमारे पास ग्लूकोज एंटर करता है HMP शंट के अंदर। तो ग्लूकोज जो है इट गेट्स कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो अगर आप ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट स्टेप याद करोगे तो ग्लाइकोलिसिस में भी यही हो रहा था, ग्लूकोज जो है इट गेट्स कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कैसे कन्वर्ट होता है, हमने पढ़ा था कि एंजाइम हमारे पास जो यूज होती है दैट इज हेक्सोकाइनेज। अब हमारे पास ग्लूकोज हेक्सोस शुगर होती है और हेक्सोस, और इसके अंदर हमारे पास हो क्या रहा है, इस रिएक्शन के अंदर ग्लूकोज से फॉर्मेशन हो रही है हमारे पास ग्लूकोज से, हमारे पास फॉर्मेशन होती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की, और इसके अंदर हमारे पास एंजाइम कौन सी रिस्पॉन्सिबल होती है, हेक्सोकाइनेज। सो अब हमारे पास जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की हमारे पास जनरेशन होगी तो हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। यही हमारे पास डिफरेंस का सोर्स है HMP शंट के अंदर और ग्लाइकोलिसिस के अंदर। सिर्फ फर्स्ट स्टेप सेम है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की फॉर्मेशन। अब आफ्टर ग्लूकोज 6
फॉस्फेट की फॉर्मेशन हमारे पास क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमारे पास जनरेशन होती है 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड की। अब ये जो 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, इसके अंदर क्या होता है, इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास NADP कोएंजाइम की हमारे पास नीड होती है। सो एक NADP हमारे पास NADPH हमारे पास यहीं पे रिलीज हो जाता है, और एक NADPH के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि 1 NADPH इज रिस्पॉन्सिबल इक्विवेलेंट टू 3 ATPs, क्योंकि NADPH जो है वो हमारे पास क्या NADH या NADPH या FADH2 ये सारे हमारे पास क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर एंटर कर जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जब एंटर करते हैं तब हमारे पास ये ATPs में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमारे पास ATPs की फॉर्मेशन हो जाती है, राइट। सो हमारे पास फॉर दिस रिएक्शन, द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज वेयर glucose 6 phosphate is converted into 6 phosphogluconic acid, the coenzyme required is NADP, और उसके अलावा हमारे पास जो एंजाइम इस रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। सो ग्लूकोज 6 phosphate डिहाइड्रोजिनेज। सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की हेल्प से और NADP की प्रेजेंस के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और हमारे पास एक NADPH की फॉर्मेशन हो जाती है। अब डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम में यानी कि हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की डिहाइड्रोजिनेशन होगी और हमारे पास 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। अब ये जो 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड है, 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड कन्वर्ट होता है हमारे पास राइबोलोज 5 फॉस्फेट के अंदर। अब इस रिएक्शन के अंदर भी हमारे पास सिमिलर केस है, हमारे पास क्या होता है NADP रिक्वायर्ड होता है फॉर दिस रिएक्शन एज अ कोफैक्टर या फिर कोएंजाइम, और हमारे पास 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम रिक्वायर्ड होती है। सो यहाँ पे भी हमारे पास डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम रिक्वायर्ड है, और डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कौन सी रिक्वायर्ड होती है, 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज is required for the formation of 6 phosphogluconic acid to ribulose 5 phosphate, और एक NADP जो है ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है NADPH के अंदर, और ये NADPH भी हमारे पास किसके इक्विवेलेंट होता है, 3 ATPs के इक्विवेलेंट होता है। अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज कन्वर्जन ऑफ राइबोलोज 5 फॉस्फेट टू राइबोज 5 फॉस्फेट। अब हमारे पास जो ये राइबोलोज 5 फॉस्फेट होता है ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है राइबोज 5 फॉस्फेट के अंदर, और वैसे ही हमारे पास राइबोलोज 5 फॉस्फेट जो है ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है ज़ाइलोलोज 5 फॉस्फेट के अंदर। और फॉर दिस रिएक्शन जब हमारे पास राइबोज 5 फॉस्फेट की जनरेशन होती है तो राइबोज 5 फॉस्फेट के अंदर हमारे पास एंजाइम जो रिक्वायर्ड होती है दैट इज फॉस्फो राइबो आइसोमरेज। सो राइबोलोज 5 फॉस्फेट जब राइबोज 5 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है तब हमारे पास एंजाइम रिक्वायर्ड होती है फॉस्फो राइबो आइसोमरेज। अब जब हमारे पास राइबोलोज 5 फॉस्फेट से ज़ाइलोलोज 5 फॉस्फेट की कन्वर्जन होती है तब हमारे पास रिक्वायर्ड होती है एंजाइम एपिमरेज। सो इन द प्रेजेंस ऑफ एपिमरेज एंजाइम हमारे पास ज़ाइलोलोज 5 फॉस्फेट की फॉर्मेशन हो जाती है, और इन द प्रेजेंस ऑफ हमारे पास फॉस्फोराइबो आइसोमरेज एंजाइम हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है राइबोज 5 फॉस्फेट की। अब जब हमारे पास ज़ाइलोलोज 5 फॉस्फेट की फॉर्मेशन हो जाती है, ज़ाइलोलोज 5 फॉस्फेट हमारे पास ब्रेक डाउन हो जाता है टू गिव ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और कीटोल। अब ये जब हमारे पास ये जो फॉर्मेशन होती है ज़ाइलोलोज 5 फॉस्फेट की, इसके अंदर होता क्या है, बेसिकली हमारे पास जो कीटोल ग्रुप होता है वो रिमूव हो जाता है और पीछे हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो बच जाता है। अब इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो एंजाइम रिक्वायर्ड होती है दैट इज ट्रांस कीटोलेज। So with the help of enzyme transketolase, xylulose 5-phosphate is converted into glyceraldehyde 3-phosphate and gives a ketol group. अब ये जो ketol group हमारे पास रिमूव होता है, अब ketol group हमारे पास जो
जो ये हमारे पास राइबोस 5-फॉस्फेट की जनरेशन होती, कीटोल ग्रुप राइबोस 5-फॉस्फेट के साथ कंबाइन करता है और हमारे पास फॉर्मेशन कर देता है सीडोहेप्टुलोज 7-फॉस्फेट की। जब हमारे पास सीडोहेप्टुलोज 5 हमारे पास 7-फॉस्फेट की फॉर्मेशन होती है तो उसके लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होती है दैट इज आल्सो ट्रांसकीटोलेज। अब बेसिकली जो हमारे पास ये ट्रांसकीटोलेज एंजाइम है उसका फंक्शन क्या है? ट्रांसकीटोलेज एंजाइम का फंक्शन है हमारे पास कीटोल ग्रुप का रिमूवल करना फ्रॉम जाइलोज 5-फॉस्फेट और इसको कीटोल ग्रुप को हमारे पास राइबोस 5-फॉस्फेट के साथ ज्वाइन करवा के हमारे पास सीडोहेप्टुलोज 7-फॉस्फेट की फॉर्मेशन करवाना। सो अब ये जो सीडोहेप्टुलोज 5-फॉस्फेट है ये क्या करता है हमारे पास सीडोहेप्टुलोज 5-फॉस्फेट से हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट की और इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट की। अब इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जो हमारे पास ट्रांसकीटोलेज एंजाइम है उसकी प्रेजेंस में हमारे पास क्या होता है सीडोहेप्टुलोज जो है वो हमारे पास ग्लिसरल्डेहाइड के साथ रिएक्ट करता है। ग्लिसरल्डेहाइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है हमारे पास जो ये सीडोहेप्टुलेज होता है ये हमारे पास एक 7 कार्बन कंपाउंड हमारे पास 7 कार्बन कंपाउंड मॉइटी है और ग्लिसरल्डेहाइड जो है ये हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड मॉइटी है। तो सीडोहेप्टुलेज के अंदर क्या हो जाता है हमारे पास एक डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन मॉइटी जो है 3 कार्बन मॉइटी वो हमारे पास डिटैच हो जाती है और हमारे पास अटैच हो जाती है ग्लिसरल्डेहाइड 3-फॉस्फेट के साथ और ग्लिसरल्डेहाइड 3-फॉस्फेट के साथ जब अटैच हो जाती है तो हमारे पास क्या हो जाता है फ्रक्टोज की फॉर्मेशन हो जाती है। अब जब हमारे पास फ्रक्टोज की फॉर्मेशन हो जाएगी तो पीछे हमारे पास क्या बच जाता है इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट जो कि 4 कार्बन हमारे पास एक 4 कार्बन कंपाउंड मॉइटी है। सो इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो एंजाइम रिक्वायर्ड होती है दैट इज आल्सो ट्रांसकीटोलेज। अब आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट एंड इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट हमारे पास क्या होता है जो फ्रक्टोज 6 जो इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट है वो हमारे पास कंबाइन करता है कीटोल के साथ। जब इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट हमारे पास कीटोल के साथ कंबाइन करता है तो हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट की और फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट ये भी जो रिएक्शन है ये भी हमारे पास कैटालाइज होती है ट्रांसकीटोलेज के साथ और हमारे पास जो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट है उसके अंदर हमारे पास आइसोमेरेशन होती रहती है और हमारे पास ग्लूकोज 6-फॉस्फेट की जनरेशन हो जाती है। तो जो हमने पढ़ा कि मल्टी साइक्लिक प्रोसेस है तो हमने स्टार्ट भी ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से किया था और अल्टीमेटली हमारे पास ग्लूकोज 6-फॉस्फेट की जनरेशन भी हो रही है। तो इसी वजह से ये हमारे पास ज़्यादा एफिशिएंट साइकिल है बिकॉज जब तक हमारे पास बेसिकली ये जो कीटोल ग्रुप्स हैं और ट्रांसकीटोलेज जो एंजाइम है हमारे पास ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे। जब तक हमारे पास कीटोल ग्रुप्स की सप्लाई है तब तक हमारे पास ग्लूकोज 6-फॉस्फेट की जनरेशन होती रहेगी और हमारे पास एचएनपी शंट जो है वो हमारे पास ऐसे ही स्मूथली वर्क करता रहेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट एचएनपी शंट। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।